गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि वीडियो बहुत दिन बाद आ रहा है क्योंकि कुछ था, घर में कुछ कार्यक्रम था, थोड़ा शादी को लेकर, तो इसीलिए थोड़ा वीडियो में देरी हुआ। और कुछ मेरा इंटरनल प्रॉब्लम भी था, थोड़ा दांत का प्रॉब्लम था, इसीलिए वीडियो नहीं आ रहा था। तो आज हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में। पिछले क्लास में जैसे कि हम बताए थे, बहुत दिन हो गया लेकिन मेरा वीडियो देखिएगा तो उसमें बताए थे राष्ट्रवाद के उदय के बारे में। आज हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो एक विदेशी नागरिक थे जिसका नाम था एओ ह्यूम। एओ ह्यूम यानी एलेन ऑक्टोबियन ह्यूम। ये कहाँ के निवासी थे? ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। ये कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। तो जब ये भारत में एक मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत थे, भारत में ये 1857 की क्रांति के समय ये भारत में मजिस्ट्रेट के पद पे कार्यरत थे। कहाँ के थे ये मजिस्ट्रेट? तो इटावा के। इटावा के। तो जब ये मजिस्ट्रेट के पद से रिटायर होते हैं और भारत की स्थिति को देखते हैं, जब अंग्रेजों का जुल्म देखते हैं, तो इन्होंने सोचा कि क्यों न जो भारतीय नेता हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय में जो भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उन नेताओं को क्यों न एक मंच प्रदान किया जाए, उन नेताओं को मिलाकर एक समूह बनाया जाए। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये किनके दिमाग की उपज है? ये एओ ह्यूम के दिमाग की उपज है। तो इसकी आवश्यकता कारण क्या थी? इसका लिख लीजिए कारण। मान लीजिए कहीं एग्जाम में आ जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? तो पहला कारण था भारत में बढ़ता राष्ट्रवाद। तब जब भारत में राष्ट्रवाद बढ़ रहा था तो लोगों ने सोचा, ह्यूम ने सोचा कि जो लोग राष्ट्रवाद की भावना से जुड़े हुए हैं उन लोगों को एक साथ जोड़ लिया जाए, ताकि मान लीजिए कोई एक संगठन में आ जाएंगे तो सबकी विचारधारा एक ही हो जाएगी और उसी के लिए वो लोग काम करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि सबको एक ही ग्रुप में जोड़ लिया जाए, इसीलिए उन्होंने संघ बनाने की सोचा। दूसरा, भारत का ब्रिटिश उपनिवेश होना। उपनिवेश होना ये भी एक कारण है, क्योंकि जब ये ब्रिटिश उपनिवेश था भारत, और जब ब्रिटिश लोग क्या कर रहे थे, इस पे भारत पे जुल्म ढा रहे थे, अपना सितम ढा रहे थे। तो मान लीजिए जैसे कलकत्ता के क्षेत्र है यहाँ पे, या ये भारत का मान लीजिए क्षेत्र है, यहाँ कलकत्ता का क्षेत्र है, तो यहाँ पे लोग, जब ब्रिटिश लोग इस पे जबरदस्ती जबरन अपनी क्या कर रहे थे, जुल्म ढा रहे थे, किसानों पे मान लीजिए, जमींदारों को मान लीजिए, लेबर पर, जो भी वो मजदूर हो, तो सभी लोग क्या सोच रहे थे, एक हो रहे थे। जब सभी लोग एक हो रहे थे तो सभी लोग में कैसी जागरूकता हो रही थी? राष्ट्रवाद की भावना आ रही थी, और सभी लोग मिलकर एक होकर किससे लड़ाई लड़ना चाह रहे थे? अंग्रेजों के खिलाफ। तो भारत में ब्रिटिश उपनिवेश का होना भी कहीं ना कहीं कारण माना जाता है किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का। इसके बाद जो अंग्रेजी सत्ता थी, अंग्रेजी सत्ता का दुर्व्यवहार, अंग्रेजी सत्ता का दुर्व्यवहार यानी वो लोग जो हम लोग, मतलब हम भारतीयों के साथ वो लोग कैसा व्यवहार करते थे, उस व्यवहार के विरुद्ध में भी क्या हुआ, भारत में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी। और जब भारत में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी तो लोग क्या हुए, एकजुट हुए, और उन्हीं लोग को एकजुट करने के लिए इस संघ की स्थापना की जा रही है। ये प्रमुख मान लीजिए 3-4 कारण है भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का। तो अब देखते हैं इसकी स्थापना कहाँ होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो यहाँ लिख लीजिए स्थापना।
28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 कहाँ होती है? बॉम्बे में। बॉम्बे में कहाँ में? ग्वालियर टैंक। ग्वालियर टैंक ये कहाँ मैदान है? बॉम्बे में ग्वालियर टैंक मैदान है। इसी में देखिएगा तो 1942 में भारतीय जो भारत छोड़ो आंदोलन होगा, इसका नारा गांधी जी ने कहाँ से दिया था? इसी ग्वालियर टैंक के मैदान से दिया था। और इसी में किसकी स्थापना हुई है? कांग्रेस की स्थापना हुई है। कब हुई है? 28 दिसंबर 1885 को। और इसका पहला अधिवेशन कहाँ होगा? पहला अधिवेशन हुआ गोकुल पार्क तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। संस्कृत महाविद्यालय यही कहाँ है? मुंबई में है। इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ये भी कहाँ है? मुंबई में है। यहाँ पर पहला अधिवेशन हुआ। और कितने लोग उपस्थित थे? तो टोटल 72 प्रतिनिधि। टोटल 72 प्रतिनिधि इसमें क्या थे? उपस्थित थे इस अधिवेशन में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी यानी भूपेश चंद्र बनर्जी। और इस अधिवेशन के महासचिव कौन थे? तो इन्हीं को बनाया गया था। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 कहाँ? बॉम्बे ग्वालियर टैंक। पहला अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। टोटल कितने प्रतिनिधि भाग लिए? 72 प्रतिनिधि। अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। लेकिन ये उपज सबसे पहले आई, ये उनके दिमाग में ये कहाँ पे आई? तो ये आती है सबसे पहले कहाँ? कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रांगण में। जब वहां पर एओ अपना स्पीच देने के लिए एओ को बुलाया गया था, तो वहां पे ये इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम सभी राष्ट्रवादियों को मिलाकर एक समूह संगठित करें और उसी समूह से भारत को क्या करें, जितने भी जो विचारधारा है भारत की जो स्वतंत्रता की तरफ जा रही है, तो इसी हम क्या करें, इसी समूह के थ्रू हम आगे बढ़ाएं। तो इसी में जब कलकत्ता विश्वविद्यालय में जब वो 1884 में स्पीच दे रहे थे, जब उन्होंने 1884 में स्पीच दे रहे थे, 1884 में 1883 में, तो इसी में उन्होंने कहा था कि इन राष्ट्रवादियों के लिए एक समूह बनाया जाए। कब कहा था? 1883 में। कहाँ पे कहा था? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। और 1884 में उन्होंने एक संघ बनाया। वो संघ का क्या नाम था? इंडियन नेशनल यूनियन। एक संघ बनाया 1884 में, इंडियन नेशनल यूनियन। किसने बनाया था? ने उन्होंने बनाया था इंडियन नेशनल यूनियन 1884 में। जब इन्होंने संघ बनाया, कहाँ बनाया? कलकत्ता में। कलकत्ता में बनाया। लेकिन यहाँ पे क्या था कि जो लोग उपस्थित थे उस विश्वविद्यालय में, बस वही लोग जान रहे थे कि हाँ ये ने क्या बनाया है? संस्था बनाया है। इसका प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने क्या किया? एक हिंदू नामक पत्रिका निकाला। कहाँ से? मद्रास से। और यहीं से क्या किया कि इस जो ये संस्था बनी थी, इसी का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। जब 1884 में जो ये संस्था बनी इंडियन नेशनल यूनियन, इसको किसने बनाया? तो एओ ने बनाया। और इसको प्रकाशित किसने किया? हिंदू नामक पत्रिका में। कहाँ से? मद्रास से। तो जब ये पहले इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, बाद में इसका नाम हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस। का इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने नाम दिया? दादा भाई नौरोजी ने। इसी संस्था का नाम है,
इसी संस्था का नाम क्या पड़ा? इंडियन नेशनल कांग्रेस। किसने नाम दिया? दादा भाई नौरोजी। किसने नाम दिया? दादा भाई नौरोजी ने नाम दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? 72 प्रतिनिधि। ऐसे इसका होना कहाँ था? ये हुआ कहाँ पे? बॉम्बे में। लेकिन इसका होना कहाँ था? पुणे में। पुणे में। लेकिन पुणे में क्या था उस टाइम पे? प्लेग फैला हुआ था, जिसके कारण इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया गया। अब कांग्रेस का उद्देश्य क्या है? माने ये कोई भी कोई संस्था बन रही है तो कोई ना कोई पर्पस रहा होगा, कोई ना कोई उद्देश्य रहा होगा। तो हम देखते हैं इसका उद्देश्य। कांग्रेस का उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य था वो था पहला कि जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे, राष्ट्रवादी नेता या जो भी भारत में मान लीजिए काम करने वाले लोग थे, मानी जो भारत के लिए जो काम करने वाले लोग हैं देश हित में, उसको क्या किया जाए? एकजुट किया जाए। राष्ट्रवादी नेता या देश हित में काम करने वाले लोगों को एकजुट किया जाए, एकजुट किया जाए। अगर एकजुट करेंगे तो वहां से क्या होगी? राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार होगा और स्वतंत्रता की लड़ाई में क्या मिलेगी? हमको सहायता मिलेगी अगर लोग एकजुट रहेंगे तो। एक तो ये पर्पज था किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इसके बाद जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण तथ्य पर क्या साबुत इकट्ठा करना है। महत्वपूर्ण जो भी तथ्य है उसको क्या करना? संग्रह करना। महत्वपूर्ण तथ्य को संग्रह या इकट्ठा करना, इकट्ठा करना तथा उस पर विचार विमर्श करना, उस पर विचार करना, उस पर विचार करना। देखिएगा तो धीरे धीरे क्या फैल रहा था भारत में। ये कांग्रेस के आने से पहले देखिएगा तो उधर इधर 1906 अभी 1906 नहीं, लेकिन जब सर सैयद अहमद खान थे, सर सैयद अहमद खान के समय उस टाइम पे धीरे धीरे क्या पनप रहा था? मुसलमान लोग अलग, भारत लोग अलग, यानी जातिवाद पैदा हुआ था भारत में। भारत में क्या हुआ था? जातिवाद पैदा हो रहा था, क्योंकि सैयद अहमद खान किसका सपोर्ट कर रहे थे? अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे थे। और वो बोल रहे थे कि भारतीय मुसलमान को किसके सपोर्ट में आना चाहिए? अंग्रेजों के सपोर्ट में आना चाहिए। तो धीरे धीरे क्या हो रहा था? राष्ट्रवाद की जगह राष्ट्रवाद तो धीरे धीरे पनप ही रहा था, और क्या क्या धीरे धीरे पनप रहा था? तो जातिवाद भी पनप रहा था। तो इसका एक उद्देश्य और भी था कि जातिवाद और धर्म को भुलाकर सभी लोग एक मंच पर आए, एक मंच पर आए और किसके खिलाफ लड़ाई लड़े? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े, यानी राष्ट्रवाद के लिए लड़ाई लड़े। ये था। लेकिन इनकी मांगे क्या थी? इनका पर्पस तो ये था कि राष्ट्रवादी नेता या देश हित के काम करने वाले लोगों को एकजुट किया जाए, महत्वपूर्ण तथ्य इकट्ठा करना तथा उस पर विचार विमर्श करना। इसके बाद जातिवाद और धर्म को भुलाकर सभी लोग को एक मंच पर आए। सभी लोग एक मंच पर आएंगे तो उससे क्या होगा कि सभी में क्या होगी? राष्ट्रवाद की भावना बढ़ेगी। लेकिन इनकी मांग क्या थी? मान लीजिए इसकी स्थापना हुआ तो इसलिए तो इसका उद्देश्य था, लेकिन इसका मांग क्या था? मांग, इनका पहला मांग था क्या? रॉयल कमीशन। क्या मांग था? रॉयल कमीशन। ये किसके लिए था रॉयल कमीशन? तो ये था
जो भी प्रशासन थे, जो प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक सेवा से, ये किससे रिलेटेड है? प्रशासनिक सेवा से। तो इसको बोला गया था क्या कि एक रॉयल कमीशन बनाया जाए और जो प्रशासनिक सेवा में यानी प्रशासनिक सेवा के जो तंत्र है, प्रशासनिक सेवा तंत्र की जांच की जाए, प्रशासनिक सेवा तंत्र की जांच की जाए। और इसमें क्या किया जाए? और भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, भारतीयों का प्रतिनिधित्व क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। इसमें रॉयल कमीशन है, इसी रॉयल कमीशन के थ्रू क्या होती है? यूपीएससी की स्थापना होती है। बाद में इसी रॉयल कमीशन के थ्रू यूपीएससी की स्थापना होती है। तो ये किससे रिलेटेड है? प्रशासनिक सेवा से। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष यूपीएससी में देखिएगा तो रॉस बेकर, रॉस बेकर इसके रॉस बेकर या बाकर इसके प्रथम अध्यक्ष होंगे। आप देख लीजिएगा गूगल पर जाकर। ये रॉयल कमीशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? प्रशासनिक सेवा से। या इसी को बोलते हैं ली कमीशन। इसके बाद दूसरी मांग क्या थी? केंद्रीय तथा प्रांतीय प्रतिनिधित्व को बढ़ाना, प्रतिनिधित्व को बढ़ाना। भारतीय लोग क्या चाह रहे थे? केंद्र में भी जो केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली थी वहां भी, और प्रांतीय प्रतिनिधित्व दोनों को क्या करे? बढ़ाया जाए, अधिक से अधिक इसमें भारतीयों को क्या किया जाए? शामिल किया जाए। इसके बाद तीसरा क्या था कि सेना का खर्च कम किया जाए। जो भी सेना का खर्च था, सेना का खर्च कम किया जाए। और सेना का खर्च कहाँ से होता था? जो भी भारतीय रुपया था यानी भारतीय धन था, उसी को ये लोग क्या करते थे? ब्रिटिश लोग सेना में खर्च करते थे, न कि अपना सामान यानी अपना जो सामान वहां से लाते थे। बल्कि क्या होता था कि यहाँ से धन लिए, यहाँ से पैसा लिए, यहाँ से अनाज लिए और इसको ले जाकर ब्रिटेन में क्या करते थे? प्रोसेसिंग करते थे या ब्रिटेन में सामान बनाते थे। जो भी था उनका, जैसे गोली हुआ, बंदूक हुआ या बुलेट प्रूफ जैकेट हुआ, जो भी हुआ, वो लोग कहाँ, उनका साजो सामान कहाँ बनता था? ब्रिटेन में। तो ये लोग को रोजगार कहाँ मिला? ब्रिटेन वाले को। लेकिन सामान कहाँ का है? तो भारत का, यानी पैसा भारत का जा रहा है लेकिन रोजगार किसको मिल रहा है? ब्रिटेन वाले को। इसीलिए यहाँ पे बोला कि सेना का खर्च कम किया जाए। इसके बाद लाइसेंस पर विचार किया जाए, लाइसेंस पर विचार किया जाए। लाइसेंस मतलब 1878 का एक आया था आर्म्स एक्ट, 1878 में आया था आर्म्स एक्ट। उसमें क्या था कि जो भी भारतीय लोग थे, जमींदार को छोड़कर, अंग्रेजों को छोड़कर और जिनको उपाधि मिलती थी उनको छोड़कर, बाकी जो भारतीय लोग थे उनको हथियार रखने के लिए पहले क्या होता था? लाइसेंस लेना पड़ता था। इस पर भी लोगों ने, ये कांग्रेस ने क्या किया? इस पर भी विचार करने के लिए बोला कि लाइसेंस पर भी विचार किया जाए। इसके बाद जो प्रशासनिक सेवा अधिकारी थे, जब लॉर्ड रिटन आया तो उसने क्या किया था? लॉर्ड रिटन ने जो उनका एज था 21 से घटाकर क्या कर दिया था? 19 कर दिया था। तो कांग्रेस ने क्या मांग किया कि जो प्रशासनिक सेवा का अवधि है, प्रशासनिक सेवा परीक्षा की अवधि को 21 से बढ़ाकर 23 किया जाए। 21 से बढ़ाकर कितना किया जाए? 23 किया जाए। और इसमें क्या मांग किया गया कि जो इनकी परीक्षा हो रही है, पहले इनकी परीक्षा कहाँ होती थी? सिर्फ इंग्लैंड में होती थी। अब इनकी और क्या मांग किया कि जो प्रशासनिक सेवा परीक्षा हो रही है वो भारत तथा इंग्लैंड दोनों में साथ साथ हो, यानी भारत और इंग्लैंड दोनों में क्या हो?
प्रशासनिक सेवा की परीक्षा हो। भारत तथा इंग्लैंड दोनों में क्या हो, प्रशासनिक सेवा की परीक्षा हो, दोनों कैसा हो, साथ साथ हो। तो ये इनका क्या था, मांग था, ये मांग था और ये उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड अधिवेशन के बारे में। पहला अधिवेशन मुंबई में, सेकेंड अधिवेशन कलकत्ता में। जो पहला अधिवेशन का लास्ट समय होता था, लास्ट दिन होता था, उसी में बता दिया जाता था कि नेक्स्ट अधिवेशन कहाँ होगा। पूरा अधिवेशन साल साल भर तो होता था और अधिवेशन साल भर में एक बार होता था कांग्रेस में। तो जो सेकेंड अधिवेशन है, सेकेंड अधिवेशन को कहाँ होता है, कलकत्ता में, और अध्यक्ष बनता है दादा भाई नौरोजी। इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं, 404। इसके बाद थर्ड अधिवेशन होता है, थर्ड अधिवेशन को कहाँ होता है, मद्रास में, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, बदरुद्दीन तैयबजी। प्रथम कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बनता है, बदरुद्दीन तैयबजी। इस अधिवेशन में, मद्रास अधिवेशन में, कब, 1887 में। ये अधिवेशन कब होता है, 1886 में। और इसमें कितने मेंबर होते हैं, 600 मेंबर। इसमें टोटल 600 मेंबर उपस्थित रहते हैं। धीरे धीरे देखिए, पहले में 72, दूसरे में 404, तीसरे में 600। धीरे धीरे जन आधार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कांग्रेस में। और यहाँ पर खुद किसने इसका समर्थन किया था, इसका स्वागत किसने किया था, खुद डफरिन ने किया था। उस समय वायसराय कौन है, लॉर्ड डफरिन। जब कांग्रेस की स्थापना हो रही है, उस समय वायसराय कौन है, लॉर्ड डफरिन। इसने खुद कांग्रेस का क्या किया था, स्वागत किया था। कांग्रेस का खुद स्वागत किया और गार्डन पार्टी किया, गार्डन पार्टी किया किसने, डफरिन ने। यहाँ भी क्या हुआ, मद्रास के गवर्नर ने, मद्रास के गवर्नर ने स्वागत किया। अभी अंग्रेज के स्वागत कर रहे हैं, अंग्रेजों को देश का स्वागत नहीं करना चाहिए, लेकिन अंग्रेज स्वागत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब अंग्रेजों को ये लगने लगा कि अब हम जो भी भारत में राष्ट्रवाद उदय हो रहा है उसको शांत कर लेंगे। कैसे शांत कर लेंगे कि अब हमको सभी लोग से मिलना नहीं पड़ेगा, हमको सिर्फ कांग्रेस के लोगों से मिलना पड़ेगा। मान लीजिए 404 लोग हैं और पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो जो ये डफरिन सोच रहा था कि हमको सिर्फ इन 404 लोगों को ही समझाना है, न कि हमको पूरे देश को समझाना है। इसीलिए डफरिन ने क्या किया, इसका स्वागत किया। और डफरिन ने बोला भी कि ये कैसी संस्था है, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। डफरिन ने क्या कहा है कांग्रेस को, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, अल्पसंख्यकों की संस्था, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था। अल्पसंख्यक मतलब क्यों बोला है, क्योंकि भारत की उतनी आबादी है, कितनी आबादी, लगभग भारत की मान लीजिए 1942 तक आते आते कितनी आबादी हो जाती है, 1946 तक लगभग 389, देखिएगा तो लगभग 39 करोड़ के आसपास। क्योंकि जब 1946 में देखिएगा कैबिनेट मिशन के तहत जब संविधान सभा की बैठक होती है और सीट बंटवारा होता है तो कितना सीट होता है, 389, और हर 10 लाख की एक सीट था। इसका मतलब 38.9 करोड़ सीट, 38.9 करोड़ क्या था उस टाइम पे पॉपुलेशन था। तो इतने लोग में मान लीजिए उस टाइम कितने लोगों को सिर्फ ये करना था, 404 लोगों को। तो डफरिन ने सोचा कि बस हम 404 लोगों को ही समझाएंगे और ये लोग क्या करेंगे, बाकी जो विचारधारा अपनी विचार है और पूरे देश को बढ़ाएंगे। इसीलिए डफरिन खुश था इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। लेकिन इनको क्या पता कि आगे चलकर यही भारत की आज़ादी के लिए यही लोग जुड़कर भारत की आज़ादी के लिए क्या करेंगे, मांग करेंगे भारत की आज़ादी का। इसको ये खबर नहीं थी। तो थर्ड अधिवेशन कहाँ, मद्रास में, बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष।
और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबी कहाँ बनते हैं? मद्रास में। और इसका स्वागत किसने किया था? मद्रास के गवर्नर ने इसका स्वागत किया था। सॉरी, अब थोड़ा सा देख लेते हैं एओ ह्यूम के बारे में। एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड। एक बार इनके जीवन से भी पूछा गया है, स्कॉटलैंड निवासी। ये कैसे थे? सिविल सर्विस, सिविल सर्विसेज से रिटायर थे। कहाँ से? इटावा से। 1885 में ये कांग्रेस के सचिव बने। 1885 में कांग्रेस के सचिव, और कब तक रहे? 1912 तक, 1906 तक रहे। 1906 तक रहे, 1912 में इनका निधन हो जाता है, और 1912 में इनका निधन हो जाता है इनका। और एग्जाम में ये पूछा गया है कि ये एओ ह्यूम कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। 1906 तक ये क्या रहे? कांग्रेस के सचिव रहे। 1912 में इनका निधन हो गया, और 1912 में याद करिए कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है? पटना में। कांग्रेस का अधिवेशन होता है पटना के बांकीपुर में, और इसी अधिवेशन में इनको कांग्रेस का पितामह घोषित किया जाता है। इसी अधिवेशन में इसको कांग्रेस का पितामह घोषित किया जाता है। इनको मान लीजिए कभी क्वेश्चन पूछ दिया कि कांग्रेस का पितामह किसे घोषित किया गया है, तो एओ ह्यूम को। कहाँ पे घोषित किया गया है? बांकीपुर में। कब घोषित किया गया? 1912 में। ये था एओ ह्यूम के बारे में। हम आएंगे आगे तो धीरे धीरे देख लेंगे कि कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ है, हम उसको भी नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे उदारवादी चरण, यानी धीरे धीरे ये क्या, इसमें कुछ नरमपंथी नेता भी आएंगे, कुछ गर्मपंथी नेता भी आएंगे। तो हम पहले नरमपंथी नेता को देखेंगे, इसके बाद गर्मपंथी नेता को देखेंगे। हम धीरे धीरे उदारवादी चरण को देखते हैं, हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।